हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैसा क्लासेज। हम लोग पिछले लेक्चर में रिप्रोडक्शन ह्यूमन का कंप्लीट कर चुके थे। इस लेक्चर में हम ये नेक्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कुछ एब्रीविएशन है, उस एब्रीविएशन को समझना होगा ताकि फिर इस चैप्टर में जल्दी से जो है चैप्टर कंप्लीट कर पाए। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ये 1 से 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, तो हम लोग कुछ एब्रीविएशन पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, तो कुछ एब्रीविएशन सबसे पहले WHO जो होते हैं, WHO का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, RCH प्रोग्राम यानी रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक, STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक, CDRI यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक, MMR यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। IMR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर। ठीक, तो माता की मृत्यु दर और बच्चे का मृत्यु दर है, इसमें आएगा MMR और IMR। IUD यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज, यानी यूटेराइन यानी यूटरस के अंदर लगने वाले कुछ डिवाइस हैं का नाम वहाँ आएगा, तो वहाँ IUD बोला जाएगा। फिर है MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के समय जो बेबी को एक्सपेल आउट कर दिया जाता है उसे MTP बोला गया। और VD यानी वेनरल डिजीज, यानी इससे जो वेजाइना से रिलेटेड जो डिजीज है उसे वेनरल डिजीज। इसके बाद कुछ और एब्रीविएशन है, जैसे RIT रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उसके बाद एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ये डिजीज है, जानते हैं किसके कारण होता है? HIV के कारण, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। उसके बाद PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। उसके बाद आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ET एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, जिफ्ट जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, यानी जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करना। IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, यूटरस में गिफ्ट गैमिट को फैलोपियन में ट्रांसफ़र, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन, यानी स्पर्म को साइटोप्लाज्म के अंदर इंजेक्ट करना ओवम के। AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। उसके बाद IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। फिर लैम है लैक्टेशनल एमिनेरिया मेथड। ठीक, उसके बाद कुछ और 5-6 है के लास्ट एब्रीविएशन है, इसके बाद नहीं लिखाऊंगा मैं, बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। RIT रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, VDRL वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, AIT आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, AID आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डोनर। तो ये थे कुछ आपके एब्रीविएशन। ठीक, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, जहाँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या डेफिनेशन है WHO के अनुसार, वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आखिर कोई पर्सन हेल्दी कब है। तो WHO का कहना है, WHO के अनुसार कोई भी पर्सन हेल्दी तभी रहेगा जब वो इमोशनली भी सही हो। जैसे समाज में क्या होता है, इतने सारे प्रताड़ना दिए जाते हैं कई सारे फैमिली को जिसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो इमोशनली जो है वीक हो जाते हैं। तो इमोशनली भी होने चाहिए, फिजिकली तो होने ही चाहिए फिट, फिर उसके बिहेवियरली भी फिट होने चाहिए, और चौथा जो है सोशली। ठीक, यानी समाज भी अगर सही हो तभी ये 4 कंडीशन अगर हो, इमोशनली भी सही हो कोई व्यक्ति, फिजिकली हो, बिहेवियरली हो और सोशली भी हो, तब हम कहेंगे कि हाँ वो व्यक्ति पूरी तरह से हेल्दी है। ठीक, ये WHO का अनुसार ये है। हेल्थ यानी मेडिकल फैसिलिटी की सुविधा उतनी अच्छी नहीं होती थी, जिसके कारण क्या होते थे कि MMR अभी हमने समझाया, यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। ठीक, कोई पर्सन जब बच्चे जन्म लेते थे तो या तो माँ मर जाती थी या बच्चे मर जाते थे, मेडिकल फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी। ठीक, तो इंडिया ही पहला ऐसा कंट्री था जिसने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसे बोला जाता है फैमिली प्लानिंग
प्लानिंग प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम कब लाया गया? ये लाया गया 1951 में। पहली बार इंडिया जो है ये प्रोग्राम लॉन्च किया था। ठीक, इसका नया नाम है RCH प्रोग्राम। इसका जो है नया नाम है RCH प्रोग्राम। ठीक, इस प्रोग्राम के तहत कितने सारे मेडिकल फैसिलिटी लाए गए, इम्प्रूव किए गए, कितने सारे कानून बनाए गए। अवेयरनेस के बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो है आपको MMR और IMR घटा, जिसके कारण बच्चे कम मरने लगे, माताएं कम मरने लगी। ठीक, बच्चे के जन्म के समय, जिससे क्या हुआ, पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो इसको कंट्रोल में रखने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए। एक प्रोग्राम में आपने सुना होगा, हम दो हमारे दो, ये जो स्लोगन है, ये स्लोगन भी इसी प्रोग्राम के तहत चलाया गया था ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो। ठीक, तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत सारे कंट्रासेप्शन हैं और क्या क्या मेथड हो सकते हैं आखिर पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, यानी कोई फीमेल प्रेग्नेंट ना हो उसके लिए क्या क्या मेथड हो सकते हैं, उस मेथड को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसको कंट्रासेप्शन बोलते हैं। कंट्रासेप्शन यानी प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी से बचाव। यानी कोई भी पर्सन कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो, इसके क्या बचाव है। तो सबसे पहला नेचुरल मेथड में क्या है? नेचुरल मेथड हम लोग जानते हैं कि नेचुरल मेथड में क्या है कि कोई फीमेल जो है उसमें ओवम रिलीज कब होते हैं? ओवरी से। मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने पढ़ा, उसमें देखा कि ओवरी से ओवम 14th डे में, 14वें दिन में रिलीज होते हैं। ठीक, तो 14th डे में जो ओव्यूलेशन होता है, ठीक, तो हो सकता है एक दिन पहले भी किसी फीमेल में ओव्यूलेशन हो जाए, एक दिन बाद ओव्यूलेशन हो। ठीक, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि 12 to 15 डेज, ठीक, 12 से 15वें दिन जो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, इस बीच अगर सेक्स नहीं किया जाए, इस बीच अगर कॉपुलेशन यानी मैटिंग नहीं किया जाए, ठीक, तो प्रिवेंशन हो सकता है। ये नेचुरल मेथड है। अब इस दिन नहीं होगा, स्पर्म नहीं आएगा आपको यहाँ पे वेजाइना में, तो यूट्रस में नहीं आएगा तो फिर फैलोपियन ट्यूब में नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो पहला क्या मेथड हो जाएगा कि प्रिवेंट मैटिंग ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के समय आप ओव्यूलेशन के समय आप बचें को मैटिंग करने से। दूसरा मेथड क्या हो सकता है? नेचुरल मेथड कि जब प्रेगनेंसी होल्ड कर जाती है, उसके बाद जो है जब बेबी जन्म लेते हैं 9 मंथ बाद, तो जब तक लैक्टेशनल पीरियड होता है फीमेल में, तब तक जो है आप ये इसमें ओवम और ओव्यूलेशन नहीं होते हैं फीमेल में। ठीक, तो उस पीरियड में अगर कोई कपल जो है मैटिंग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उस समय ओवम तो बनेंगे नहीं। जब ओवम नहीं बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होंगे। ठीक, अब फर्टिलाइजेशन नहीं होंगे तो प्रेगनेंसी होल्ड नहीं करेगी। ठीक, तो ये नेचुरल मेथड है। ठीक, और नेचुरल मेथड में भी एक और है कि आप जब मैटिंग कर रहे हों तो एक मेल में रिफ्लेक्स आता है कि हाँ अब सीमेन रिलीज होने वाला है। बैरियर मेथड में क्या है, कोई स्पर्म मान लेते हैं ओवम से फर्टिलाइज करने गया, तो उस बीच आप कोई बैरियर डाल दीजिए, बाधा डाल दीजिए ताकि दोनों मिल ना पाए, तो इसको बैरियर मेथड बोलते हैं। तो बैरियर मेथड में आपको जैसे पेनिस में कंडोम लगाया जाता है, कंडोम में जो आपको फीमेल कंडोम भी होते हैं, मेल कंडोम भी होते हैं। फिर इसी में आता है डायफ्राम, सारे NCERT में फिगर आपको दिए हुए हैं। फिर सर्वाइकल कैप, यानी सर्विक्स जो होते हैं, सर्विक्स नैरोअर होते हैं, आपको पते हैं।
कि सर्विक्स नैरो होते हैं तो यहाँ पे कैप लगा दिया जाता है ताकि स्पर्म का डिपोजिशन यहीं हो जाए, फिर ऊपर स्पर्म नहीं पहुँच पाए। ठीक, तो ये बैरियर मेथड है। बैरियर मेथड के बाद होता है आईयूडी। आईयूडी अभी हम बात कर रहे थे, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, यानी यूटरस के अंदर, यहाँ यूटरस के अंदर लगने वाले डिवाइस। इसमें आपको सबसे पहले आप जैसे कॉपर रिलीजिंग डिवाइस होते हैं, कॉपर रिलीज करने वाले। और कॉपर क्यों रिलीज करेंगे? क्योंकि कॉपर जो है ई मोबाइल कर देता है, यानी ई मोटाइल कर देता है किसे? स्पर्म को। स्पर्म की मोबिलिटी को घटा देता है। अब जब स्पर्म की मोबिलिटी को घटा देगा, स्पर्म फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब स्पर्म आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन संभव नहीं होगा। तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कॉपर टी, फिर आपको हो गया कॉपर 7, फिर आपको हो गया मल्टीलॉइड 375, मल्टीलॉइड 375। ठीक, ये सब क्या है? ये डिवाइस अगर यूट्रस में लगा दिया जाए तो फिर क्या होगा? आपको कॉपर रिलीज करेगा। कॉपर रिलीज करेगा तो स्पर्म को मोबिलिटी घटा देगा। स्पर्म का मोबिलिटी घटेगा तो फिर स्पर्म फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन संभव नहीं है। आईयूडी में एक और होते हैं आपको हार्मोन रिलीजिंग, हार्मोन रिलीज करने वाले। ठीक, हार्मोन रिलीजिंग में आपको आ जाएंगे LNG 20। ठीक, फिर प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने वाले प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं आपको नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। इसमें आपको आ जाएंगे लिपर लूप्स, ठीक। तो ये कुछ आईयूडी है जो यूट्रस के अंदर लगाए जाने वाले डिवाइस है। ठीक, जैसे कॉपर टी हैं, कॉपर टी, तो इसका नाम क्यों है कॉपर टी? क्योंकि टी शेप का होता है। ठीक, और ये इसका जो टी शेप होता है ये कॉपर का बना होता है। कॉपर रिलीजिंग ये डिवाइस होते हैं क्योंकि ये कॉपर रिलीज करते हैं। ठीक, इसीलिए टी शेप है, इसीलिए कॉपर टी नाम है। तो ये आपको आईयूडी हो गए। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये बैरियर मेथड हो गए। उसके बाद केमिकल मेथड देखते हैं, केमिकल रिलीज करके कैसे प्रेग्नेंसी। आपको सबसे पहले जैसे स्पर्मिसाइडल जेली आते हैं। स्पर्मिसाइडल जेली क्या है? इसको वेजाइनल ओपनिंग के पास लगाया जाता है, वेजाइना में यूज किया जाता है, ताकि जब ये आपको एसिड रिलीज करते हैं। अब एसिड जब रिलीज करेंगे तो क्या होगा? पाथ एसिडिक हो जाएगा। पाथ एसिडिक हो जाएगा तो स्पर्म क्या हो जाएंगे? स्पर्म मरने लगेंगे, क्योंकि स्पर्म को बेसिक पाथ चाहिए। ठीक, एसिडिक पाथ नहीं चाहिए। ठीक, उसके बाद होते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने वाले हार्मोनल पिल्स। हार्मोनल ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को हार्मोन बोला जाता है। और वो हार्मोनल पिल्स में आपको आ जाएंगे जैसे माला डी, फिर सहेली। ठीक, सहेली बहुत फेमस है, इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं, इसका साइड इफ़ेक्ट थोड़ा कम है। और ये इसको डेवलप किया था CDRI लखनऊ ने। CDRI जो लखनऊ में है वो उसने सहेली जो है वो टैबलेट को किया था डेवलप। उसके बाद लास्ट मेथड है सर्जिकल मेथड, यानी सबसे अंतिम मेथड है सर्जरी ही कर दिया जाए, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या होता है? दोनों में होते हैं। मेल में भी सर्जिकल मेथड होंगे, फीमेल में भी होंगे। मेल में ये मेल का साइन है, ये फीमेल का साइन है। मेल में सर्जिकल मेथड होते हैं, उसे बोला जाता है वेजेक्टोमी।
नाम से ही पता चलना चाहिए आपको, इसमें होता है ट्यूबेक्टोमी। फीमेल में जब सर्जिकल मेथड होते हैं ट्यूबेक्टोमी के, उसे ट्यूब से पता चल रहा है। ट्यूब का मतलब क्या है? फैलोपियन ट्यूब, यानी फैलोपियन ट्यूब जो होते हैं फीमेल में, इसको कट करके और फोल्ड कर दिया जाता है। ठीक, अब जब ये फोल्ड कर दिया जाएगा तो ओवम जो बनेंगे ओवरी में, वो आगे आएंगे ही नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो इसका नाम इसीलिए ट्यूबेक्टोमी है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब से रिलेटेड है। ऐसे याद करने में आपको इजी हो, ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब तो ट्यूबेक्टोमी। वेजेक्टोमी यानी वास डिफेंस से रिलेट करता है। वास डिफेंस, आपको याद हो कि यहाँ भी जो वास डिफेंस है, इसको कट करके इसको भी फोल्ड कर दिया जाएगा, तो क्या होंगे? ये स्पर्म रिलीज होंगे ही नहीं, स्पर्म बनेंगे लेकिन स्पर्म इस वास डिफेंस से होकर जाएंगे ही नहीं आगे, पेनिस के थ्रू रिलीज ही नहीं होंगे, जिसके कारण क्या होगा? स्पर्म नहीं पहुंचेंगे फीमेल बॉडी में। तो ये वेजेक्टोमी कहलाता है। तो सर्जिकल मेथड है। इतने सारे मेथड हमने पढ़े कंट्रासेप्शन में, जिससे प्रेगनेंसी जो है रोकी जा सकती है। ठीक, और ज़्यादातर आप नेचुरल मेथड का जो है यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि केमिकल मेथड में ये इमरजेंसी केस में यूज होता है, ताकि जो है, और इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं कुछ, इसीलिए ये सब यूज नहीं करने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और इसी में CDRI ने ऐसा डेवलप किया था सहेली को कि बहुत कम से कम इसके साइड इफ़ेक्ट है, और ये ऐसे ही नहीं मिलते हैं, इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है कुछ ऐसे दवा के लिए। ठीक, तो ये आपके कंट्रासेप्शन के कुछ मेथड हम लोगों ने देखे। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब हम लोग डिजीज देखने से पहले एक टर्म है MTP, उसको समझते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक, यहाँ T से मतलब है टर्मिनेशन, और टर्मिनेशन का मतलब होता है गर्भपात। यानी जब ये पता चल जाए कि बेबी जो है गर्भ में, यानी यूट्रस के अंदर जो बेबी है वो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, या उसमें कुछ डिसऑर्डर है, या वो हेल्दी नहीं है, तो उससे परमिशन फिर ले करके कानून बना हुआ है परमिशन लेने का। पहले कानून नहीं था, पहले ऐसे ही जो है जांच कर लिया जाता था कि बेबी उसमें कैसे हैं, और मेल है फीमेल है, उसका डेवलपमेंट कैसा हुआ है, नॉर्मल है एबनॉर्मल है क्या है, तो उसकी जांच करने के बाद टर्मिनेशन किया जाता है। ठीक, तो उसी के गर्भपात बोला जाता है। ठीक, तो इसी का MTP में एक जांच है जिसको डॉक्टर पता लगाता है कि आखिर वो मेल है कि फीमेल है। वो डॉक्टर कैसे आखिर पता लगाता है कि मेल है कि फीमेल है? इसका ये एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसेस है। एमनियोसेंटेसिस के थ्रू डॉक्टर पता लगाता है कि वो उस यूट्रस के अंदर जो बेबी डेवलप हो रहा है वो मेल है कि फीमेल है। एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है कि जो यूट्रस है, यूट्रस के अंदर बेबी डेवलप हो रहे हैं, तो बेबी जो डेवलप हो रहे हैं वो बेबी के बाहर जो रहते हैं वो फ्लूइड रहते हैं, जिसे बोला जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। और इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर सेल्स रहते हैं, और ये सेल जो रहते हैं वो बच्चे के रहते हैं। ठीक, फीटल सेल। इस सेल को सिरिंज से या कोई डिवाइस से निकाल लिया जाता है, और इस सेल को निकालने के बाद लैब में जांच किया जाता है, और उस सेल का सेल डिवीज़न कराया जाता है। और सेल डिवीज़न के समय पता चलता है कि उसमें जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम कितने हैं और वो क्रोमोसोम कैसे हैं। तो इससे आप पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर क्रोमोसोम 44 प्लस XY या 44 प्लस XX ये रहे तो ये मेल होंगे, XX रहे तो फीमेल होंगे। और ऐसा भी हो सकता है, जांच करने से ये भी पता चल जाता है कि क्रोमोसोम
जो है वो 3 हो गया। क्रोमोसोम एक्चुअली डबल होते हैं, लेकिन ट्राइसोमी केस में भी पता चल जाता है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल से बात करेंगे कि अगर हो सकता है कि XY हो जाए और एक अब्सेंट हो जाए। हो सकता है XY में एक और X जुड़ जाए और इस XY या XX में एक घट खत्म हो जाए, ठीक। तो ट्राइसोमी इसको बोलते हैं, जिसमें एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। ये मोनोसोमी हो गया, जिसमें नहीं कुछ है तो 0 लगा दिए। जब XXY हो जाएगा तो इसे बोला जाता है कैलिनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें कैलिनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें क्या है XX है यानी फीमेल का कैरेक्टर, Y का मतलब मेल, तो मेल और फीमेल दोनों का कैरेक्टर आ जाता है। आपने देखा होगा जो किन्नर बोला जाता है, किन्नर जो आप देखते होंगे ट्रेन में जब सफ़र करते होंगे तो वो यही है कैलिफेंटर सिंड्रोम, ट्राइसोमी। XXY एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक, और एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा घट गया, ठीक। इसमें 45 क्रोमोसोम ही बचे, तो इसको इस केस को बोला जाता है टर्नर सिंड्रोम। और ये अब नॉर्मल कंडीशन है, ठीक। ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। नॉर्मल कंडीशन क्या होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे उस बेबी के सेल में, तो नॉर्मल कंडीशन है। फिर देखा जाता है बेबी का सारे अंग तो सही डेवलप हो रहे हैं कि नहीं, ठीक। तो इस कंडीशन को देखते हुए फिर MTP कराया जाता है। अगर पता चल गया कि बेबी अब नॉर्मल है और पेरेंट्स का जो है मर्जी से, पेरेंट्स के आपको मर्जी लेना होता है, सबसे पहले उस पर साइन करनी होती है कि हाँ हम चाह रहे हैं, तब MTP कराया जाता है उस बेबी को, और वो भी डेवलपमेंट से पहले, ठीक। जब फुली मैच्योर हो जाए उससे पहले 3रे महीने में 4थे महीने में जांच करके किया जाता है, ताकि बहुत पहले पता चल जाए कि बेबी कैसा है। और तब जो है आपको जांच के थ्रू, इस एमनियोसेंटेसिस के जांच के थ्रू, अगर पेरेंट्स का परमिशन है तो MTP कराया जाता है, यानी उस बेबी को एक्सपेल आउट, चाहे किसी भी तरीके से हो, एक्सपेल आउट कराया जाता है, ठीक। तो यही है आपका MTP, ठीक। तो अब इसके बाद तो यहाँ तक आपका MTP ख़त्म हुआ। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है उसमें जैसे एड्स आ गए, इसमें एड्स आ गए, गोनेरिया आ गया, सिफिलिस आ गया, इस तरह के डिजीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, क्वेश्चन बनाते रहिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, NCERT पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन ज़रूर करें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।